तो अभी हमारा सारा का सारा फोकस किस पे रहेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थ्योरेटिकली सुन लिया सब कुछ, अब प्लीज तोड़ना पड़ेगा, चैप्टर को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए मतलब पर्पस क्या है? वो ये दिखना चाहता है कि आपका नेट प्रॉफिट है 50 लाख, तो क्या जरूरी है कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है मेरा बिजनेस में से जनरेट हुआ है? पहली बात तो वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, उसमें हो सकती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा जरूरी सकता है कि जितना 50 लाख का प्रॉफिट है उतना कैश आया हो, कह रहे वो भी जरूरी नहीं है। कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, कुछ आपकी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सारी एडजस्ट करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? ये कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश जनरेट हुआ, पैसे कमाए कितने, वो होती है इनकम जो आपने कमाए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी आपने क्रेडिट सेल्स करी हो और पैसे ना मिले हो, तो क्या वो करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी? यस और नो? बिल्कुल मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट होती है, तो करंट पीरियड की इनकम तो बिल्कुल मानी जाएगी। बट क्या कैश आया है? नहीं आया। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। इनकम कैलकुलेट हो चुकी है, क्रेडिट सेल करंट पीरियड की इनकम नहीं मानी जाती, मानी जाती है इनकम। मेरा मैंने हाईलाइट भी किया था, थोड़ा सा स्ट्रेस भी दिया था उस बात पे कि अगर मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो क्या करंट पीरियड की इनकम मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। बट वही जानना चाहता है कि कैश कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और हमारे कोर्स में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने का हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही रादर, बट आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो ऑपरेटिंग पे ही अप्लाई हो रहा है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट है, आपको कुछ रिवर्स कैलकुलेशन करके ये बताना है कि ऑपरेशन से कितना कमाया हम, वो आगे की बात है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फॉर्मेट को हाथ लगाने से पहले कुछ चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कहानी फाइनेंशियल ईयर की। जैसे कि कहानी फाइनेंशियल ईयर की, ध्यान से सुनना। अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ प्री रिक्विजिट है कि इतनी बातें आपको, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तब वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहली क्या है? कहानी किसकी? फाइनेंशियल ईयर की। कहानी फाइनेंशियल ईयर की। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर ले लें हम? अभी ले लेते हैं 23-24। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 23 को। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 को। यस और नो? अब ध्यान से देखना क्या कहती है कहानी फाइनेंशियल ईयर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होगी कहानी, बट बेसिक जनरल नॉलेज। साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 23। साल कब एंड होगा? 31 मार्च 24। क्या है इसका नाम? फाइनेंशियल ईयर 23-24। अभी तक कोई डाउट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रिपेयर होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2024। यस और नो? क्या क्या बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 24। यस और नो? मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 31 मार्च को साल खत्म होता है? चलो 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 चलो, अभी रुक जाओ, कोई घर नहीं जाएगा, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल?
क्या 31 मार्च को कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हो जाती होंगी? इट इज इम्पॉसिबल। बिग बिजनेसेस के लिए इट इज इम्पॉसिबल। अरे उस दिन तक की तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। 31 मार्च आज खत्म हुआ है ना, तो उस दिन की भी तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद सब कुछ ऑटोमेटेड। यस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और मतलब मैं बताता हूँ कि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, कि आप बस कंप्यूटर में जर्नल एंट्री पास करते हैं, अपने आप लेजर बनता है, अपने आप ट्रायल बैलेंस बनता है, अपने आप बैलेंस शीट बनती है। यस, ट्रायल बैलेंस निकल सकता है उस दिन, कि अगर आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हाईली एफिशिएंट कंपनी हो, उस दिन आपका ट्रायल बैलेंस निकल सकता है, कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग 100% कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस निकल सकता है। एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिफरेंट प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस। यार ये डेटाज में हमने दिखा रखा है, इसमें से ना 2-4-5% बैड डेट्स होंगे, प्रोविजन। जितनी सारी जो एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होती है ना। यस और नो? और ट्रायल बैलेंस तो 31 मार्च तक का है, तो अकाउंटिंग चलती है उसके बाद भी, अकाउंटिंग चलती है उसके बाद भी। बट क्योंकि वो उस पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम 23-24 की बना दिखा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो उस डेट तक का पीरियड है, इसलिए उसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर दिस पीरियड, बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। एज एट, एज एट बैलेंस शीट होती है, एज एट। तो वो क्योंकि उस दिन बनी नहीं है, वो उस दिन के बैलेंसेस डिपिक्ट कर रही है। तो ये बात तो क्लियर है ना, कि प्रैक्टिकली तो उसके बाद ही बनती होगी, लेकिन उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है दैट रिलेट्स टू 23-24। यहां तक क्लियर है? पॉइंट कि इसके बाद प्रेपरेशन हुई। तो मार्च हो गया ना, अप्रैल मई जून जुलाई में जाके क्या होती है? जून जुलाई में जाके होती है एजीएम। एजीएम, एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स मीटिंग। एजीएम होती है जिसमें कंपनी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। तो जून जुलाई से पहले क्या होता है? इस पीरियड में क्या होता है? ऑडिट। क्या होता है? ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन। ऑडिट एंड फाइनलाइजेशन इस पीरियड में चल रहा होता है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कि भाई साहब आप पहले अपनी अकाउंट्स रेडी करते हो, उसके बाद ऑडिटर्स को बोलते हो कि हमारे अकाउंट्स रेडी है, आप आके ऑडिट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिना ऑडिट के, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो सकती, मतलब वो एक कागज का टुकड़ा है, यूजलेस इंफॉर्मेशन है, जब तक उसके ऊपर एक ऑथेंटिकेशन ना आ जाए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अब वो बिना ऑडिट के तो नहीं कर सकता ऐसा। तो पॉइंट इज वो ऑडिट किसका कर रहा है? कंपनी का, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होने के बाद ही हो सकता है ऑडिट। तो बात समझ आ रही है कि ये सारी चीजें कब हो रही हैं? अगले साल हो रही हैं। बट ये सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेट करती है? 23-24 से, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जून जुलाई में जाके आपने एजीएम कर ली। एजीएम में क्या होता है? डिविडेंड इज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देंगे। फिर शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसका अप्रूवल आता है, उस टाइम पे वोटिंग होती है कि बताओ इतना परसेंट डिविडेंड देना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है भैया, दे आर दी ओनर्स ऑफ द बिजनेस। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में डिसाइड होता है कि अप्रूवल दें कि ना दें। बात समझ आ रही है? किस चीज का अप्रूवल? डिविडेंड। अभी किसकी बात हो रही है? किसी भी चीज पे वोटिंग हो सकती है, बट अभी किसकी बात हो रही है? डिविडेंड दें कि ना दें। डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। वो किस चीज पे बेस्ड है? डिविडेंड किस चीज पे डिपेंड? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कौन से? पिछले साल के। पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपने कुछ डिविडेंड कैलकुलेट किया होगा, प्रपोज किया होगा, जिसका अप्रूवल कहां पे आएगा?
एजीएम में आएगा उसका अप्रूवल। तो ध्यान देंगे, डिविडेंड it is proposed on the financial performance of the year 2023-24 but will be approved only in the AGM which will be conducted in, अब कौन सा साल चल रहा है, मुझे मतलब लिखने की जरूरत तो क्या है, बट ये दीवार के बाद क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, यस और नो। तो ये इवेंट्स हो रहे हैं बाद में, तो डिविडेंड का अप्रूवल बाद में आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बट ये डिविडेंड कौन से पीरियड का है, प्रीवियस ईयर का। आईटीआर, सर अभी प्रोविजन फॉर टैक्स से बात शुरू हुई थी, अभी तक कुछ बात ही नहीं हुई, तो कुछ गलत चैनल चेंज हो गया क्या? नहीं बेटा, अब आ रहे हैं ना काम की बात पे। ये बहुत सारी काम की बातें हैं, ये सब यूज होगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और कहीं कोई बताता नहीं है तो फिर हम बस याद कर लेते हैं, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। क्यों क्यों क्यों, उसे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम इस टाइम पे ये क्यों जानना चाहते हो? 1 महीने बाद पेपर है, इन्हें क्यों पता करना है, क्यों पता होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। चलो, एक चीज होती है आईटीआर। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न कंपनीज की नॉर्मली वो एक्सटेंड हो जाती है कभी कभी डेट, बट नॉर्मली 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 अक्टूबर 24 क्या है ये, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग दी आईटीआर। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो बेसिकली आप इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को एक फॉर्म सबमिट करते हैं, उसमें डिक्लेयर करते हैं पिछले साल मैंने इतने पैसे कमाए, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, कुछ टैक्स पहले से डिडक्ट हो चुका है, मैं अब बाकी पे कर रहा हूं। कब पे कर रहा हूं? आईटीआर भरने से पहले आपको पे करना होता है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25। पेमेंट कब हो रही है? पेमेंट पैसे कब जा रहे हैं? एनी टाइम, गुड आंसर। कौन सी वैसे 31, बहुत सारी 31 है यहाँ पे, अक्टूबर है वो। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ठीक, 31 अक्टूबर। तो जो टैक्स पे होगा एनी टाइम अप टू दिस डेट हमें पे करना पड़ेगा। पे करना, पैसे तो तब जा रहे हैं, बट ये टैक्स कौन से पीरियड का है? ये टैक्स कौन से पीरियड का है? 23-24 का। उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा रही है। करंट ईयर तो चल रहा है ना भाई साहब, अभी खत्म तो हो जाए तभी तो पता चलेगा कितने पैसे कमाए। पिछला साल खत्म हो चुका है, उस साल इतने कमाए थे। तो जो आप टैक्स पे करेंगे 24-25 में, वो 23-24 का है, यस और नो? पे करेंगे तब, बट इनकम कौन से पीरियड की है? 23-24। तो एक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सुना, एक हमने डिविडेंड के बारे में सुना, और एक लास्ट चीज टैक्स। टैक्स फॉर द ईयर 2023-24 will be paid in the financial year 24-25 in a normal scenario.
अगर स्पेसिफिकली मैं कुछ और बोल दूं कि नहीं जी पिछले साल ही दे दिया था, अगर मैं ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दूं क्वेश्चन में, तो बात ही खत्म हो गई। बट नॉर्मल सिनेरियो में जो 24-25 में पेमेंट हो रही है टैक्स की, वो कौन से टैक्स की हो रही होगी? जो पिछले साल आपने इनकम जनरेट करी थी। क्लियर? क्योंकि इस साल का तो अभी साल ही खत्म नहीं हुआ, मुझे क्या पता मैं कितनी इनकम जनरेट करूंगा। सर एडवांस टैक्स नहीं, मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा अभी, तो मुझे नहीं पता एडवांस टैक्स क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। नॉर्मल सिनेरियो में जो मैं अभी टैक्स पे कर रहा, वो पिछले साल का ये रहा ना, इसलिए सारी कहानी समझ आनी जरूरी है कि ये एक लाइफ है कंपनी की, कि 23-24 ईयर खत्म होगा, फिर उनकी अकाउंटिंग कंप्लीट होगी, फिर उनका ऑडिट होगा, फिर उनकी एजीएम होगी जिसमें डिविडेंड अप्रूवल आएगा, और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, टैक्सेस पे करेंगे पिछले साल के। क्लियर है? तो ये है कहानी फाइनेंशियल ईयर की, बार बार यूज होगी। बार बार तो क्या मतलब, डिविडेंड की ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने में यूज होगी, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने में यूज होगी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्लियर? चलो अभी यूज होगी ये चीज, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब हमारे हमें कोई याद थोड़ी ना करना है, ये तो बेसिक, बहुत बेसिक सी बात है, मतलब बड़ी लॉजिकल सी बात है। बट फिर भी क्योंकि न्यू है ना, मतलब लॉजिकल क्या होता है आपको थोड़ी, मतलब कंपनी का जरूरी नहीं है पता हो कि भैया एजीएम कब होती है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए आगे की ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। कि चलो शुरू करते हैं आगे की ट्रीटमेंट। ये थी कहानी फाइनेंशियल ईयर की।